हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट कोलिजन एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। याद कीजिए आप, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ए कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास में क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2. They are moving initially along a straight line. Two bodies of mass m1 and m2, they are moving on this straight line, right? And after collision, if these two bodies continue move along the same straight line without any loss of kinetic energy, then this type of collision is called elastic collision in one dimension. So one dimension का motion यहाँ पर क्या है? We have two bodies, right? They are moving initially along the same straight line. यहाँ पर मान लो इनके बीच में collision होता है और collision के बाद में उसी line के along change होती हैं, means there is no change in dimension. सेम इसी लाइन के along ये continuously move करती हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हो सकता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इन एक दूसरे की एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो हाउ वी विल डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन? It involves collision between two bodies moving initially along the same straight line. यहाँ पर हम लिखेंगे same straight line, and after collision they continue move along the same straight line without loss of kinetic energy. So हमने यहाँ समझा है, उसी को यहाँ डिफाइन कर दिया है। कोई दो बॉडीज जो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलती हैं, कोलिजन के बाद में भी उसी लाइन पे चलती रहें, but there is no loss of kinetic energy, then this type of collision is elastic collision. Now we will derive the expression for velocities of these two bodies after collision, and then we will discuss the special case of elastic collision. Now same diagram हमने यहाँ बना दिया दोबारा से। We have two bodies of mass m1 and m2 moving initially with velocity u1 and u2. आफ्टर कोलिजन, दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी, पहली बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी हमने क्या मान ली? v2। नाउ कोलिजन के लिए इनके बीच में कोलिजन कब होगा? इफ u1 इज ग्रेटर देन u2। सो इफ वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो क्या आएगी हमारे पास में? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब होगी? व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। सो वी कैन से दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज u1 माइनस u2। इन द सेम वे आफ्टर कोलिजन, राइट? कोलिजन के बाद में क्या होगा? इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 देन दे विल सेपरेट। सो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? वी कैन राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्या आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? वी कैन राइट इट एज v2 माइनस v1। नाउ एज कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, सो वी नो दैट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फॉलोड। सो using law of conservation of linear momentum, we can say that linear momentum before collision is equal to linear momentum after collision. So linear momentum before collision क्या होगा? पहले बॉडी का मास m1, वेलोसिटी क्या है? u1। So linear momentum before collision, दोनों को मिला के टोटल linear momentum की हम बात करेंगे, that is equal to m1 u1 plus m2 u2 is equal to linear momentum after कोलिजन। कोलिजन के बाद में वेलोसिटी जिनकी क्या होगी? v1 और v2। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द सेम वे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ, यहाँ पर हम यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वी नो दैट law of conservation of kinetic energy is not a universal rule.
आपको याद रखना है, केवल काइनेटिक एनर्जी केवल कहाँ कंजर्व रहती है, इलास्टिक कोलिजन के केस में। सो इसको हम वी कैन से इट एज काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम इसको यूनिवर्सल रूल नहीं बनाएंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या आएगी, वी कैन से दैट फर्स्ट बॉडी के लिए हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। देखो इक्वेशन सेकेंड में दोनों तरफ हाफ थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट, यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब यदि हम इक्वेशन सेकेंड को जो v1 वाली टर्म है इनको एक साइड में कर लेते हैं, u1 वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। सो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, जो 1 वाली टर्म है मतलब u1 v1 वाली टर्म है उनको एक साइड में करते हैं और u2 v2 वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे। सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन की यदि हम बात करते हैं तो इनमें u1 v1 की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, u2 v2 की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं m2 v2 माइनस u2। देखो हमने क्या किया, u2 वाली टर्म को इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस की होगी, v1 वाली टर्म को इधर ले आएंगे। सो क्या बचेगा m1 और यहाँ रह गया हमारे पास में u1 माइनस v1, राइट। u1 में से ये वाली टर्म इधर लेके आए, m1 कॉमन लिया, क्या हुआ u1 माइनस v1, और जो हमारे पास में v2 वाली टर्म थी इसको इधर लेके गए, m2 कॉमन ले लिया, ये फॉर्म आ गई। इसी प्रकार से ये जो इक्वेशन थी इसको भी सेम फॉर्म में ले आते हैं, m2 v2 में से क्या माइनस कर देंगे m2 u2 का स्क्वायर, इसमें से और इसमें से, दोनों में m2 कॉमन है, m2 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा v2 माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार से जो ये वाली टर्म है हमारी इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट। इसको हम मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं 4। अब यदि हम 4 को थर्ड से डिवाइड कर दें, ये जो हमारी इक्वेशन 4 है, दिस इज इक्वेशन 4, इसको थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे अपॉन m2 और यहाँ से आ गया हमारे पास में v2 माइनस u2 इज इक्वल टू, सेम टर्म ये रह जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे m1 और u1 माइनस v1, राइट। नाउ वी कैन सॉल्व दिस एज m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। We can write this as v2 minus u2 into v2 plus u2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 और यहाँ से आएगा हमारे पास में u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन m1 इंटू u1 माइनस v1। अब यहाँ से जो भी टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस u2 से ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास में यहाँ रह जाएगा v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। सो यहाँ से यदि हम फाइनल जो वेलोसिटीज है v2 और v1 को एक तरफ कर लेते हैं, v1 को इधर ले आया मैं, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, राइट। इसका मतलब दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। इसका मतलब यहाँ से यदि हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। यदि ई की वैल्यू 1 होती है तो आप याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आ जाती है तो कोलिजन कौन सा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हम इसको इसके बटे में डिवाइड कर देंगे, यहाँ से u1 माइनस u2 को हम इसके बटे में ले आएंगे तो हमारे पास में फार्मूला क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज नोन एज e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। सो वी हैव प्रूव दैट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। Now we will derive the expression for velocities after collision. So we have to find now v2 and v1, that is velocities after collision. अब ये जो v1 है इसको हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास में कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आएगी उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से कीपिंग v2 इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन था इसको हमने यार पुट कर लेते हैं, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 और इस माइनस v1 को हम इधर ले आएंगे, दिस इज इक्वल टू v1। ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी की ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम हमारे पास में स्टार्टिंग में जो 2 रिजल्ट थे, ये जो वैल्यू है हमारे पास में इनिशियल कंडीशन क्या आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वहाँ से हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इस रिजल्ट में v2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, v2 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 और v2 की जगह पुट कर देते हैं u1 माइनस u2, राइट, u1 माइनस u2 प्लस v1 आ गया इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास में आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और लेट अस सॉल्व इट, वी विल गेट m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m2 u2 और फिर m2 को v1 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सो नेक्स्ट स्टेप में m1 v1 और m2 v1 इन दोनों में से हमारे पास में कॉमन है v1, m1 v1 प्लस m2 v1 में से हमने v1 कॉमन ले लिया। नाउ अब हमारे पास में जो टर्म रह जाती है माइनस m2 u2, इस माइनस m2 u2 को हम इक्वल के इस साइड में ले आते हैं, राइट। क्या बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगी ट्वाइस ऑफ m2 u2। m2 u2 एक टर्म और आ जाएगी ट्वाइस ऑफ m2 u2, ये टर्म लेफ्ट रहेगी हमारे पास में, इसको इधर लाएंगे, राइट। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में m1 u1 माइनस m2 u1 और इन दोनों में से u1 कॉमन है, इन दोनों में से यदि हम u1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में m1 माइनस m2 इंटू u1। सो फाइनली हमारे पास में वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, इस m1 प्लस m2 को प्रत्येक टर्म को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास में रह गया v1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। इन द सेम वे इफ वी पुट इन दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट में यदि हम यहाँ पर देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है, ये वाली एक्सप्रेशन कैसे निकाली थी, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है v2 की। अगर v2 की जगह हम यहाँ से v1 निकालेंगे
देन v1 इज इक्वल टू v2, इसको इधर ले आएंगे -u1 -u2 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस का v1। सो यदि हम v1 की वैल्यू निकाल लें, ये इस रिजल्ट से मैं v1 निकाल रहा हूँ, v1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, v1 इज इक्वल टू v2 -u1 और प्लस u2। अगर v1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस रिजल्ट में तो हमारे पास में क्या आएगा, वी विल गेट द फार्मूला फॉर वेलोसिटी v2। और वेलोसिटी v2 को हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास में 1 है, 1 की जगह 2 पुट कर दो, 2 की जगह 1 पुट कर देंगे, डायरेक्टली हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। वी कैन राइट दिस एज सिमिलरली हम इसको दूसरी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली का मतलब मेथड हम समझ गए, क्या करेंगे, अब यहाँ हमने v2 पुट किया था, v2 की जगह v1 की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सेम वे में कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास में दूसरी जो वेलोसिटी आ जाएगी v2, v1 1 की जगह क्या पुट करना है हमें, 2 पुट करना है, 2 की जगह 1 पुट करना है, केवल चेंज करना है, सेम वेलोसिटी आ जाएगी। सो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, जो मास m2 था उसका m1 u1 अपॉन में m2 प्लस m1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा u1 की जगह u2। दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर collision. Now we have the special cases of these result, and these special cases are very interesting. So for calculating special cases हम इन दोनों velocities को as it is रख लेते हैं। Now we will discuss special cases of these two results. We have velocity v1, इसको हम दोबारा से पुट कर रहे हैं, velocity v2 को दोबारा से लिखेंगे यहाँ पर। So we have written v1 and v2 here. Now first special case जो हमारे पास में आता है, if mass of two bodies is equal, first case हमारे पास में, we will discuss special case, and special case में जो first case है, if m1 is equal to m2 is equal to m, that is mass of two bodies are same। अगर इन दोनों bodies का mass same हो, then we will calculate velocities after collision v1। what will be the velocity of first body, यहाँ से देखते हैं, collision के बाद में first body की velocity क्या हो जाएगी, twice of mass is same, तो twice of m2 की जगह हम पुट कर देते हैं m अपॉन m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस m, एंड दैट इज इक्वल टू 2m इंटू क्या है हमारे पास में u2, प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी m माइनस m, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस टर्म बिकम्स 0। एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, यदि हम वी डिस्कस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, देन अगेन ट्वाइस ऑफ m1, इट विल बी इक्वल टू 2m एंड m प्लस m, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू यहाँ से क्या है u1, और ये टर्म क्या आ जाएगी m माइनस m, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 2m से 2m कैंसिल, यहाँ 2m से 2m कैंसिल, v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। अब यदि हम इसको समझते हैं, v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1, क्या हुआ, यदि हम इनिशियल डायग्राम को देखते हैं, हमारे को इनिशियल डायग्राम हमारा यूँ था, फर्स्ट बॉडी जिसका मास कितना था m1, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, दूसरी बॉडी जिसका मास कितना था m2 और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी u2। कोलिजन के बाद में क्या हुआ, देखो यदि हम कोलिजन के बाद में देखते हैं तो पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या होनी थी v1, और v1 किसके बराबर आ गई, v1 इज इक्वल टू u2, एंड सेकंड जो बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी कितनी थी v2, और वो किसके बराबर आ गई u1 के बराबर। मतलब पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी ना वो तो हो गई दूसरी के बराबर, और दूसरी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई पहली के बराबर। इसका मतलब इफ़ वी हैव टू बॉडीज ऑफ सेम मास,
तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दे विल एक्सचेंज। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, इफ़ वी हैव टू बॉडीज ऑफ सेम मास देन रिजल्ट क्या होगा, ओनली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दे ओनली एक्सचेंज, वी कैन से दैट they only exchange their velocities, right? This is the first special case, right? ये बॉडी आएगी, इसको इसके साथ में क्रैश करेगी तो क्या होगा, ये वाली बॉडी मूव करना शुरू करेगी इसकी वेलोसिटी से, राइट? और ये मूव करना शुरू करेगी इसकी वेलोसिटी से कोलिजन के बाद में। ये इसका फर्स्ट केस है। और ये जो कंसेप्ट है हमारा, इफ़ टू बॉडीज ऑफ सेम मास कोलाइड in elastic collision, this is used in nuclear reactor। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम स्टडी करेंगे 12th क्लास में, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन के साथ में कोलाइड करवाते हैं। देन वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, या न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, उनकी वेलोसिटीज़ का एक्सचेंज होता है। So now we will discuss the second case when the target body is at rest, means ये हमारी फर्स्ट बॉडी है और ये आके इसको स्ट्राइक करेगी तो ये टारगेट बॉडी है। अगर ये टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो मीन्स u2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में वेलोसिटीज़ क्या क्या रह जाएंगी, v1। कोलिजन के बाद में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, u2 0 है तो ये टर्म हो गई 0, क्या बचेगा हमारे पास में, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आ जाएगा हमारे पास में u1। एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी v2, यहाँ देखो ये टर्म 0 है u2, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। v2 हमारे पास में क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। ये आ गया हमारे पास में सेकेंड केस, जब टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो तो कोलिजन के बाद में ये वेलोसिटीज़ बच जाएंगे। अब इस केस के भी यदि हम सब केस डिस्कस करें, स्पेशल केस के, फिर से हम क्या करते हैं, सब केस लेते हैं। सो इसका जो फर्स्ट सब केस हम क्या ले रहे हैं कि ये हमारे पास में दोनों बॉडीज़ का जो मास है वो क्या हो, सेम हो। देखो केस क्या है, टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो और जो दोनों बॉडी जो स्ट्राइक कर रही हैं दोनों का मास क्या हो, सेम हो। व्हेन मास ऑफ टू बॉडीज इज सेम, दैट इज f1 m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। सो व्हाट विल बी v1, यहाँ से यदि हम v1 निकालेंगे तो m1 माइनस m2 दोनों सेम है, v1 इज इक्वल टू 0। एंड वेलोसिटी v2 यहाँ से निकालेंगे, m प्लस m कितना हो गया 2m, और m1 की जगह क्या पुट करेंगे m, सो 2m अपॉन 2m इंटू u1, 2m से 2m कैंसिल हो गया और हमारे पास में v2, सो v2 इज इक्वल टू u1। अब हम इस रिजल्ट को समझते हैं, v1 क्या है हमारा 0, इसका मतलब जब ये बॉडी आके इसको स्ट्राइक करेगी तो ये शुरू में रेस्ट में थी, इसने आके इसको टक्कर मारी तो ये वाली बॉडी तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में, राइट। u1 देखो जिसकी वेलोसिटी u1 थी, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v1 होनी थी, लेकिन v1 क्या हो गया 0, तो ये बॉडी आएगी इसको टक्कर मारेगी और ये वाली बॉडी अब मूव करना शुरू करेगी, कितनी वेलोसिटी से, u1 से, मतलब ये आके इसको स्ट्राइक करेगी तो ये तो हो जाएगी रेस्ट में, ये वाली तो आ जाएगी रेस्ट में, और ये मूव करना शुरू करेगी किस वेलोसिटी से, u1 से। जो सेकंड जो हमारी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी को v2 होना था, इट विल मूव विद वेलोसिटी u1। मतलब क्या हुआ, दे जस्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ, ये 0 पे थी, ये मोशन में थी, इसने आके इसको स्ट्राइक किया, ये 0 पे आ गई और ये मोशन में आ गई। सेकेंड केस, व्हेन बॉडी बी एट रेस्ट इज वेरी हैवी, दैट इज m2 इज ग्रेटर देन m1, राइट। सेकेंड बॉडी हमारी रेस्ट में है और वो बहुत हैवी है। जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू स्ट्राइक ए बॉल अगेंस्ट ए वॉल, मतलब किसी दीवार की तरफ किसी बॉल को फेंक के मारें तो दीवार किस में है, रेस्ट में है, राइट। और दीवार का जो मास होगा वो बॉल के कंपैरिजन में क्या होगा, काफ़ी हैवी होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं, देखो वेलोसिटी हमारे पास में क्या आनी चाहिए, v1 इज इक्वल टू, हमने क्या माना
कि व्हेन बॉडी बी एट रेस्ट इज वेरी हैवी दैट इज m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। इस रिजल्ट में हम m1 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो m1 को नेगलेक्ट कर दो यहाँ से, v1 क्या आएगा हमारे पास में माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1 एंड v2 इज इक्वल टू क्या आएगा ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m2 प्लस m1। वी कैन से दैट m2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1। मतलब एक बहुत छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो आंसर होगा दैट इज नियरली इक्वल टू 0। सो यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू माइनस u1 एंड v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये हमारे पास में वाल है, इसका मास हमने क्या ले रखा है m2 और ये शुरू में किस में रेस्ट पे है। अब यदि कोई बाल आके इसको स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इट विल रिबाउंड बैक, v1 इज इक्वल टू माइनस u1। जितनी वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगी उतनी नेगेटिव वेलोसिटी से वापस आ जाएगी और ये बॉडी जो रेस्ट में थी इट विल रिमेन एट रेस्ट। जैसे हमने बॉल की बात करते हैं, कोई बॉल यदि दीवार को स्ट्राइक करती है तो दीवार तो रेस्ट में रहनी है, बॉल वापस आ जाएगी। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट केस क्या है हमारा, व्हेन बॉडी बी एट रेस्ट हैज़ नेग्लिजिबल मास। यदि हम दीवार की जगह कोई हल्की बॉडी लेते हैं जिसका मास बहुत कम है तो हम मास m2 को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, m1 अपॉन m1 कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u1 एंड m2 नेग्लिजिबल है, m को अवॉइड कर दो, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगी v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1। इसका मतलब क्या हुआ, v1 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब जो हमारी इनिशियल बॉडी है दैट विल कंटिन्यूसली मूव विथ सेम वेलोसिटी, लेकिन जो हमारी बॉडी भी जो रेस्ट पे थी वो ये बॉडी आके इसको स्ट्राइक करेगी तो बी बॉडी है वो इसकी डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में यदि कोई हैवी बॉडी किसी लाइट बॉडी को आगे स्ट्राइक करती है तो हैवी बॉडी तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी और लाइट बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाती है। ये था हमारे पास में कंसेप्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।